जिंदगी का कोई भी हिस्सा उठा के देख लिया, आपने टाटा ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। जब आप रोड से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स। जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अभी एयर इंडिया भी है। जो आप कपड़े पहनते हैं, वेस्ट साइड टाटा का ब्रांड है। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। या तो कि जो आप चाय पीते हैं, टाटा टी। और जो खाने में नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज है। तो चलिए आज जानते हैं एक बिजनेस परिवार की ये दिलचस्प कहानी। गुजरात में एक प्रेसिपिस के घर एक बच्चा पैदा होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही बहुत रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। और कहा जाता है कि ये अपने गांव में अकेले थे जिन्हें लगता था कि इनकी डेस्टिनी है, ये कुछ कर सकते हैं। और ये 20 साल की उम्र में गुजरात से मुंबई आ जाते हैं। कुछ लड़के अभी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी था। वह पहले के जमाने में चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही कॉमन बात होती थी। और ये कोई आसान डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ जा रहे हो एक शहर में और वहाँ पे बिजनेस ढूंढना। उन्होंने अपना काम कॉटन ट्रेडिंग से आकर्षित किया। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। जो भी उनको पैसा मिलता था वो अपने बेटे की एजुकेशन में डालते थे। और उन्होंने अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन दी उस टाइम की। इसका मतलब था एजुकेशन इन इंग्लिश। जब उनके बेटे जमशेदजी टाटा 18-19 साल के हुए तो नसरवानजी टाटा ने डिसाइड किया कि उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजा जाए। लेकिन ये जमशेदजी टाटा के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी शादी हुई थी, उनकी बीवी भी थी और उनका एक बच्चा भी था। तो ये कोई आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि ऐसे अनजाने शहर में जाके बिजनेस की तलाश कर। बाद में उन्होंने नागपुर में एक एम्प्रेस मिल खोली। उनका एक पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस से कॉटन प्रोडक्शन करना। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो आप कोई प्रॉब्लम्स एक्वायर भी करते हो। जैसे कि उनके जो एम्प्रेस मिल में ये थे मजदूर थे, वो बहुत ही आलसी थे। वो छोटे छोटे बाहर देखते हुए एब्सेंट रहते थे, दिन में काम करने ही नहीं आएंगे। और कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ पे 100% अटेंडेंस। कोई बॉस इस सिचुएशन में क्या करेगा? डराता धमकाता कि काम पे आओ वरना फायर कर दूंगा तुम्हें। डराता धमकाने का काम करता। लेकिन जमशेद जी ने उल्टा किया जो उन्होंने किया बॉसेस करते थे। उन्होंने वर्कर्स के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड खोला, जिसमें वर्कर्स जब रिटायर होंगे तब उन्हें तभी भी पेंशन मिलती रहेगी। और इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की। अगर कोई वर्कर के साथ एक्सीडेंट होता है तो फिर उसकी वो मेडिकल कॉस्ट कंपनी पूरा कर देगी। और उन्होंने स्पोर्ट्स डेज रखे, फैमिली डेज भी रखे कि लोग अपने परिवार को लाए और सब उनमें कम्युनिटी की सेंस आ जाए। कुछ लोग आज भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन आप सोचिए किस जमाने में था। 65 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा का देहांत होता है। उन्होंने पीछे एक ऐसे लेगेसी छोड़ी थी कि उसे अभी पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनके एक 3 सपने थे, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना, एक स्टील फैक्ट्री खोलना और एक 5 स्टार होटल बनाना, जिसमें से वो अपने लाइफ टाइम में बस एक होटल खोल पाए। और ये पहला 5 स्टार होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी। अब ये 2 सेकंड वीडियो पॉज करके सोचो कि ये कौन सा होटल होगा। तो ये होटल है ताज होटल, मुंबई का सबसे प्रेस्टिजियस होटल। और जब जमशेदजी टाटा का देहांत होता है तब उससे पहले 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू होता है। इनडायरेक्टली जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करवाता था, लेकिन अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो जमशेद जी ने अपने इधर से डबल कॉटन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। 4 सालों तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया। लेकिन 4 सालों बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई और सप्लाई फिर से शुरू हो गई। तो इन्वेस्टर्स उनके पीछे हाथ धोके पड़े थे कि हमारा इंटरेस्ट दो, हमारा इंटरेस्ट दो। लेकिन जमशेद जी डटे रहे। उन्होंने
इन्वेस्टर्स के पैसे चुका रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने बोला कि आपको 20 पाउंड की मंथली सैलरी पे काम करना होगा। इवन तो वो कंपनी के मालिक थे, ये उनके लिए एक बहुत बेइज्जती वाली बात थी। लेकिन जमशेदजी डटे रहे। उनके पापा भी ऐसे ही थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया था। ये दिखाता है कि जमशेदजी कितने डेडिकेटेड थे उनके बिजनेस से। और ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन और स्किल है तो आपकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत है। फिर दोराबजी टाटा ने कंपनी की भागदौड़ अपने हाथ में ली, जो जमशेदजी के बेटे थे। फिर टाटा का स्टील प्लांट बिल्ड हो चुका था। फिर 1904 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ग्रेट ब्रिटेन को रेलवे ट्रैक्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स के लिए स्टील लगता है। लेकिन इसमें टाटा कंपनी लार्जेस्ट स्टील सप्लायर बन जाती है पूरे वर्ल्ड में। टाटा स्टील का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स और टैंक्स को बिल्ड करने में। और एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी स्टील की कि जब भी बम भी टैंक्स पे गिरते थे तभी वो उन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। उसके बाद उनके दूर के कजिन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी की भागदौड़ संभाली। एक उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े सपने थे। शॉर्ट में हम इन्हें जे.आर.डी. टाटा बोलते हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान 52 इयर्स तक संभाली थी। इन्हें उड़ने का बहुत शौक था। इनको फर्स्ट लाइसेंस पायलट मिला था इंडिया में। उसके बाद उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। इसके बाद इसे रीनेम कर दिया गया एज एयर इंडिया। बाद में एयर इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस भी बनी। फिर बाद में इंडिया ने 1947 के बाद मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव एक्ट पास किया, जिसमें पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतने बड़े ना बने कि हर जगह उसकी मोनोपोली हो। और इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पे ही पड़ा। लेकिन जे.आर.डी. टाटा का दिल टूट गया इस फैसले से। सरकार ने टाटा एयर इंडिया को भी नेशनलाइज कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप एयर इंडिया को लीड कर ले, जहां जे.आर.डी. टाटा ने खुशी खुशी वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। टाटा का एक ब्रांड था नेल्को, जिसका शेयर पहले 20% था, लेकिन अभी 2% हो चुका है। बाद में जमशेदजी टाटा के दूर के मतलब ग्रैंडसन थे, जिसने कहा था कि नेल्को को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। और ये इंसान कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे। रतन टाटा ने कहा था कि हमें रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी चाहिए और हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये इतना सक्सेसफुल रहा कि नेल्को का शेयर फिर से 20% आ गया। लेकिन इमरजेंसी घोषित करने के बाद फिर से नेल्को को शट डाउन होना पड़ा। जे.आर.डी. टाटा ने किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडीज बढ़ती जा रही थी, इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। लेकिन ओवरऑल कुछ ईयर्स में ये डिसीजन काफी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन रतन टाटा ने वो उल्टा किया जो जे.आर.डी. टाटा ने किया था। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया था और बाकी सब्सिडीज कम करते जा रहे थे। और ये डिसीजन इतना सक्सेसफुल हुआ कि ना सिर्फ टाटा इस पीरियड में बचा रहा, बल्कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। रतन टाटा का मेन पर्पस था कि कोई भी कंपनी अभी टाटा को टेक ओवर ना कर ले, मतलब खरीद ना ले। इन्होंने इंग्लैंड में एक टेटली टी कंपनी थी, उसे 12 मिलियन में इन्होंने खरीद लिया। और कोरस नाम की कंपनी थी जिन्हें टाटा ने 11.2 बिलियन में खरीदा था। और जैगुआर लैंड रोवर में को 3-4 कंपनी ऑफर्स में थे, लेकिन इनके जो वर्कर्स थे इन्होंने कहा था कि हमें टाटा ग्रुप ही चाहिए। तो जैगुआर लैंड रोवर ने टाटा के पास चले गए। रतन टाटा एक बार घर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक टू व्हीलर पे 4 लोग एकदम फंस के बैठे थे और बाद में बहुत जोर से बारिश है। वो कैसे तो मैनेज करके घर पे गए। उसके 5 साल बाद रतन टाटा ने
टाटा नैनो कार लॉन्च की। बेसिकली इनका रतन टाटा ने जब कार लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने ये कहानी बताई, लेकिन टाटा का इतना फोकस ज्यादा ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज पे रहा नहीं था। टाटा ने सोचा ही नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे इसके परसेप्शन के बारे में। रतन टाटा ने बोला था कि 1 लाख रुपए की कार दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन लोग सोचेंगे कि ये कितने चीप लोग हैं, इन्हें कितनी चीप गाड़ी लेते, सस्ती गाड़ी लेते हैं ये, इसलिए टाटा ने नैनो कार लॉन्च कर दी। रतन टाटा का बेसिकली पर्पस था कि वो लोअर मिडिल क्लास को पार्ट देना चाहते थे कार में बैठने के लिए। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा कि आप लोग ज्यादा सब्सक्राइब करते नहीं हो, प्लीज वो लाल कलर का बटन दबा दीजिए और हमें खुश रखिए।